द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर राइटर जो है ये मेन चैप्टर जो है इसके बारे में जो मेन थीम है वो ये बताना चाह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या होता है। ठीक है ना, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में डिस्कस किया गया बच्चे। और ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या होता है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स टू गिव द इम्पोर्टेंस to their own language, especially in the imperialism time। imperialism time जब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि लोग जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल दे इम्पोज देयर लैंग्वेज। तो यहाँ पर यही हुआ कि जर्मनी है, ठीक है ना, और जर्मनी ने किसको यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल में ले लिया है। फ्रांस की जो है बच्चे टू स्टेट्स हैं, अल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, तो अल्सेस एंड लॉरेन को कंट्रोल में लिया है। एंड the German had ordered that from the next day, German language would be taught in place of French language। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सो जो फ्रेंच यहाँ पे टीचर हैं, यहाँ पर हमारे पास फ्रेंच टीचर जो है मिस्टर हैमल हैं, राइट। और मिस्टर हैमल को यहाँ पे एम हैमल लिखा गया है, राइट, तो यहाँ पे मिस्टर हैमल है। तो मिस्टर हैमल जो है वो उनका लास्ट लेसन हो जाएगा, तो इसीलिए जो इस चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन। एंड आफ्टर दैट नो फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल। एंड यहाँ पर जो है एक हमारे जो स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, ही वाज अ वेरी यंग स्टूडेंट, यंग यू विल से स्टूडेंट, यंग चाइल्ड देयर। और यहाँ पर जो है वो फ्रांस नरेटर भी हैं, एज वेल एज स्टूडेंट तो हैं ही हैं और एज वेल एज नरेटर भी है बेटा। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, फ्रांस ये कह रहा है कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल ऑन द वेरी फर्स्ट डे। रीजन बिकॉज उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स जो हैं वो पता नहीं थे। ठीक है, तो उसको डर लग रहा था कि उसके टीचर जो है उसको क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो इसलिए वो पार्टिसिपल्स के रूल्स उसको नहीं पता थे। तो सो ही वांटेड टू स्किप द क्लास, सो ही वांटेड टू स्टे आउटसाइड। अब यहाँ पर जो है एक तो पार्टिसिपल रूल्स याद ना होना, ठीक है, और दूसरा आप ये कहेंगे बच्चे कि बाहर का वेदर जो है वो बहुत अच्छा था, वार्म था बाहर, तो उसको जो है अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ब्राइटनेस था। एंड थर्ड यू विल से कि ही वांटेड टू स्पेंड द टाइम एट द सार रिवर, वहां पे एक रिवर दे रखी है सार, और वो मतलब जो है प्रशियंस वहां पर आसपास जो है वो क्या कर रहे थे, डूइंग द ड्रिल, तो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल मतलब क्या होता है, डूइंग द प्रैक्टिस। तो वहां पर ही वांटेड टू सी ऑल दिस, वो वहां पे बर्ड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहता था। बर्ड्स एग्स वगैरह जो है वो सीक्स, मतलब वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया गया कि वांट्स द, he seeks the bird's eggs। तो so you will say कि he did not want to go to school, but यहाँ पर हमें बताया गया है कि उसने फिर भी अपनी इंस्टिंक्ट पर, अपनी इस यू विल से कि जो इसकी डिजायर उस पर कंट्रोल किया, एंड ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। और स्कूल में जाकर उसको क्या पता चलता है, यहाँ पर स्कूल में जाकर उसको ये पता चलता है कि उसका जो टीचर है एम हमल, मिस्टर हमल जो है यहाँ पे, उसका लास्ट डे है, और उसके बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको नहीं टीच किया जाएगा। ठीक है ना, तो ही बिकेम अपसेट देयर। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया पूरा सिनारियो कि फिर उस दिन जो है उसको क्या क्या फील हो रहा था, और उसने यहाँ पर जो है क्या डिसाइड किया, और उसके माइंड में कैसी फीलिंग्स हुई, टीचर के माइंड में कैसी फीलिंग्स हुई, तो हमें इस चैप्टर के अंदर ये सब बताया गया, राइट। तो अब यहाँ पर जो है अल्फोंस डोडेट राइटर है बच्चे इसके। और अगर हम थीम और आइडिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो थीम और आइडिया क्या है, इट इज अबाउट द लॉन्गिंग। यहाँ पर ये चैप्टर किसके बारे में, इट इज अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग एंड लव फॉर इट। मतलब यहाँ पर जब फ्रांस को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो है फ्रेंच लैंग्वेज उनको टीच नहीं की जाएगी नेक्स्ट डे से, और वो कुछ डिफरेंट एनवायरमेंट पाता है स्कूल के अंदर। उसको ये पता है कि टीचर वाज ऑलरेडी इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स वर वेरी सीरियस, villagers were sitting outside, sitting at the back benches, and teacher was in the dress that was not usual, he was in his unusual Sunday dresses। तो यहाँ पे आपने वो पॉइंट्स बताने हैं। सो यहाँ पर जब उसको पता चलता है तो ही इज लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग एंड लव फॉर इट। मतलब यहाँ पर अगर थीम देखें तो यहाँ पर किसी पर्सन की लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब विश, कि वो अपनी मदर टंग को जो है वो लर्न करना चाहता है, उसका प्यार हमें बताया गया है। एंड इट इज अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म भी है। एंड द जर्मन्स प्रशियंस रिजेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ लॉरेन एंड अल्सेस टू लर्न देयर ओन मदर टंग। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो जर्मन से, प्रशियन से, उन्होंने फ्रीडम नहीं दिया फ्रेंच पीपल को कि वो अपनी मदर टंग को जो है कंटिन्यू करें, एंड दे स्टार्टेड टू फोर्स द जर्मन ऑन टू देम ना। सो दिस मीन्स अ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। या मतलब जो कोई अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट समझता
समझता है तो उनके ऊपर खास तौर पे इम्पेरियलिज्म के अंदर जो है वो उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज नॉन एज द लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। तो ये जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया। दस वी सी दैट द थीम और आइडिया ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द एजुकेशन। तो यहाँ पर पूरा थीम इस चैप्टर का आप लोगों का क्या बनता है? एक तो ये बनता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, दूसरा कल्चर, हमें अपने कल्चर कल्चर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर इन एजुकेशन, मतलब वॉर का एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अभी वॉर का एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ कि यहाँ पर जर्मन ने क्या कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया और उसकी जगह जर्मन इम्पोज कर दिया। सो इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द एजुकेशन यहाँ पे ये इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। और जब आप लोगों से थीम और ये आइडिया पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों को ही पता है कि नहीं आते हैं, एंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड यू immediately understood that what the examiner wants to say to us. He's asking about the he was a theme, or he was asking about the character, or he's asking about the message, या sometimes dialogues, जैसे मैंने आप लोगों को बोले डायलॉग स्टाइल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आप ये कहोगे कि आपके डायरी एंट्री के स्टाइल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे का सारा है वही चीज जो आप चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, बस उसके फॉर्मेट्स साइड बाय साइड चेंज करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द समरी, हम सारे मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोगों का आर्टिकल आता है तो आपने कैसे लिखना है, डायरी एंट्री आती है तो कैसे लिखना है, और डायलॉग्स आते हैं तो यू हैव टू राइट हाउ, ठीक है? तो फिर ये मैं बताऊंगी। तो अभी इसके अंदर मैसेज है और कंक्लूजन है। तो इस चैप्टर का मैसेज क्या है कि ये पर्सन्स राइट टू लैंग्वेज, ए पर्सन्स राइट टू लैंग्वेज, एक पर्सन का लैंग्वेज के ऊपर जो राइट होता है, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देम, हम उनको हटा तो नहीं सकते ना। एंड दिस इज बिकॉज इट इज द पर्सन्स राइट और ओरिजिन। हम ये कहेंगे कि ये पर्सन का ओरिजिन है, ये लैंग्वेज जो है वो पर्सन का क्या है, ओरिजिन है। इट डजंट मैटर हाउ हार्ड द ओपोनेंट्स ट्राई, ओपोनेंट्स, और यू विल से कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि इंपेरियलिज्म था, तो जो यहाँ पर रूलर्स थे वो कितना मर्जी ट्राई क्यों ना कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू चेंज वंस लैंग्वेज। इट इज क्लियरली गिवन, इट इज, यू विल से दीज ग्लिम्पसेस आर शोन इन द चैप्टर। जैसे उसने कहा कि क्या पिजन्स जो है वो उनको ये सिखा पाएंगे कि उनकी लैंग्वेज में कूइंग करे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ओपोनेंट्स हैं, रूलर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू चेंज वंस लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें क्लियरली मैसेज मिल रहा है, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर दोबारा से कहेंगे मैसेज के बारे में। तो मैंने आपको पिजन वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरा मिस्टर हामिल जो है वो क्या बता रहे हैं कि तुम अपनी लैंग्वेज जो है ना, तुम अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दो, अपनी लैंग्वेज को जो है हम की तरह यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी बोला है। तो यहाँ पे एक मैसेज जो है कंक्लूजन के अंदर जब ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल दीज लाइंस आल्सो, ओके। फिर हमारे पास आता है टाइटल क्या है, तो यू विल से कि टाइटल इज अप्रोप्रिएट, द लास्ट लेसन। सो द टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट वाज मिस्टर हामल्स लास्ट लेसन, क्योंकि मिस्टर हामल का लास्ट लेसन है, एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। ड्यूरिंग द last lesson in the school, the teacher as well as the persons who were attending, means villagers were feeling very nostalgic means कि you will say कि past को याद करना और उसको आप मतलब फील करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, एंड रिपेंटेंट मतलब दे आर फीलिंग रिपेंटेंट मीन्स कि वी डिड नॉट लर्न द लैंग्वेज, मतलब उन्होंने इस चीज के लिए रिपेंट किया कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर हमें इस चीज के बारे में बताया गया है। सो द टाइटल इज एप्ट। फिर मैं वही कहूंगी बेटा कि जहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समरी आगे सारी जाएगी, बट मेन हेडिंग्स जो है आप लोगों की ये सब आएंगी, राइट? अब the main characters of this chapter are, you will say ki mainly two characters are there. Mr. Hamel, first one is there, and second one is the narrator as well as the student Franz. Okay, and Mr. Hamel, French teacher. Mr. Hamel is the main character, or you will say protagonist of the chapter, the lesson. And he is shown to us a very strict teacher, ट्रेडिशनल टीचर की बात करें हम तो, बिकॉज उसके हैंड में रूलर है, इस टाइप में हमें वो बताया गया। एंड इवन द चिल्ड्रन, यू विल से कि हैव अ फियर इन देयर माइंड दैट कि वो हमें क्या करेगा, ही वुड स्कोल्ड अस व्हेन ही वुड ask us the questions on the participles, and if we will not be able to if we will or not be able to tell them, तो वहां पर वो उनको स्कॉल्ड करेगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे एक वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है और बच्चों के माइंड में उसका फियर है, एंड ही इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर।
who has been teaching in the school for 40 years and you will see कि मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 तो ये जो है ना आप लोगों को ये ध्यान रखना है बच्चे कि अगर किसी भी चीज का कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स को काउंट करते हैं है ना कि आप लोग कितने पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं जैसे करेक्टर है तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है ना तो वी विल काउंट 5 एटलीस्ट 5 पॉइंट्स कि आप उसमें एडजेक्टिव्स यूज करें या 5 पॉइंट्स यूज करें और उसको एक्सप्लेन करें ठीक है ना तो मैंने ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है तो यू विल ट्राई योर बेस्ट आपने नहीं लिखना है बट ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है मतलब क्या नहीं लिखना है नंबर 1 नंबर 2 आप लोगों ने नहीं डालना है बच्चे ठीक है ना मैं तो सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए सो ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर हु हैज बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 40 years he imparts primary education in all subjects imparts means provide to give तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं मतलब यहाँ पर जो है ना हर सब्जेक्ट में वो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो हार्ड टास्क मींस द स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स आर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिम कि उस जैसे फ्रेंड्स जैसे बच्चे जो है ना वो डरते हैं कि वो स्कॉल्ड करेगा उनको टीचर ठीक है ना एंड द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रशियन रूलर्स the latest order of the Prussian rulers upsets him and he has to leave the place forever उसको उस प्लेस को एल्सेस और लॉरेन के अंदर जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑर्डर आया हुआ था तो एलसीएस के अंदर जो है डेफिनेटली यहाँ पे वो टीचर है उसको जो है ये प्लेस छोड़कर जाना था एंड feels heartbroken and he feels sad but exercised self control so यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं वो self controlled personality की फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है he has the courage to hear his lesson उसको every lesson not his lesson you will say he has the courage to hear every lesson up to the last उसने पूरा लास्ट तक जो है हर लेसन को सुना मतलब यहाँ पे हमें वो बहुत पेशेंस मतलब जैसे उसने दिखाया है तो पेशेंट वर्ड यूज करेंगे तो इस तरीके से आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है तो ही इज अ पेशेंट है ना हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल लायक थी ही इज द काइंड इवन टू अ लेट कमर यहाँ पर फ्रेंड्स लेट था तो उसके लिए वो काइंड था इवन कि उसने यहाँ पर उसको बिल्कुल भी वर्ड यूज नहीं किए मतलब कुछ स्कॉल्डिंग वाले वर्ड्स यूज नहीं किए ही हैज अ लॉजिकल माइंड एंड कैन एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड डिड्यूस द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट तो यहाँ पर उल्टा उसने प्रॉब्लम को एनालाइज किया यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम थी यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो उसको हटा दिया जाएगा तो उसने प्रॉब्लम को यहाँ पे एनालाइज किया एंड कहीं ना कहीं वहां पर जो लोग अवेलेबल थे तो उनको उसने उन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि उसके लिए उसने कहा कि रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली सेइंग कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स तो हैं ही है टीचर्स भी हैं एज वेल एज पेरेंट्स भी है तो उसने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो किया एंड द प्रॉब्लम फॉर एलसीएस इज दैट इट पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो तो यहाँ पे एक लेसन भी हमें सीखने को मिलता है ये तो आप चैप्टर या मैसेज में ये भी दे सकते हैं कि वी शुड नॉट पुट द लर्निंग टिल टुमारो राइट तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी एलसीएस की कि उसने लर्निंग को कहाँ किया टिल टुमारो कल तक डाल दिया एंड ही नोज द इमोशनल होल्ड ऑफ द लैंग्वेज ओवर इट्स यूजर्स उसको पता था कि इमोशनल होल्ड ऑफ अ लैंग्वेज कि किस तरह से अगर कोई जो यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल कर लेता है लैंग्वेज का ठीक है ना तो इमोशनल कंट्रोल जो है लैंग्वेज का वो किस तरह से होता है तो उसको ये पॉइंट अच्छे से पता था सो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि he explained everything patiently to everyone in the class and he became emotional at the end of the chapter and failed to say goodbye so even you will say that in this way we see that he was an emotional as well as patriotic personality right so on the whole he is a patriotic gentleman so this is the character of you will say main character of the पर्सन मिस्टर हैमिल तो यू विल सी कि मैंने पूरा एक पूरा का पूरा पेज जो है आपका यहाँ पर जा रहा है तो मींस जो आप लोग जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट 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 कर रहे हैं यू शुड नॉट बी राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के वर्ड्स प्रॉपर पूरे होने चाहिए अब मैंने आप लोगों को बताया ये जिस तरह से क्वेश्चन जा रहा है तो मेरा इतना फुल पेज जो है फुल लेंथ जो है वो कंप्लीट जा रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो है हमारा ये कितना लेंथ जाएगा अगर आप इतना लेंथ लिखेंगे देन डेफिनेटली मार्क्स एंड डेफिनेटली प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कंटेंट डिपेंड करता है और जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन तो मैंने आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट बोला ही बोला है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रेंड्स का कैरेक्टर तो इन द चैप्टर द लास्ट लेसन फ्रेंड्स इज द नरेटर एज वेल एज स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स नरेटर है हम लोगों को पता है कि स्टूडेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कोई फिजिकल अपीयरेंस दे रखी है आप लोगों को
कुछ उसका डेजिग्नेशन दे रखा है, आप लोगों को पता है कि वो कौन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दैट, ठीक है ना? तो यहाँ पर उसने कहा इन वन ऑफ द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस, अल्सेस के स्कूल्स के अंदर वहां पर जो है फ्रेंड्स जो है एक कौन है, स्टूडेंट है, ही इज अ वेरी यंग पर्सन, यंग स्टूडेंट एट दैट टाइम। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हम उसको केयरलेस देखते हैं बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी केम टू नो दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल एज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स, सो ही वाज नॉट स्टूडियस, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी पढ़ाकू नहीं है, स्टूडियस नहीं है। यू विल से ही हैड नो इंटरेस्ट इन द एजुकेशन, ही इज केयरलेस, so many words you can use this in this। मैं ये कहूंगी कि मैंने जो लिखा, नो आप लोगों को पता है कि आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए, ठीक है ना। तो लिखना वही है जो आप लोगों को वहां पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी कम टू नो दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल एज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स and he had a fear of scalding, so he wanted to spend his day outside the school, but he controlled and he went to school। So beginning we are seeing him as careless, not interested in education, and you will say कि not studious, but कहीं ना कहीं उसने सेल्फ कंट्रोल किया and he is ready to go to school। तो नंबर 2 पॉइंट आप लोगों का क्या बनता है बच्चे, कि कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर है, जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होना भी चाहिए। सो यू विल राइट दैट नंबर 2 क्वालिटी। Number 3, after arriving in the school, he came to know that his French teacher, Mr. Hamel, was leaving the school and that was his last day। अब स्कूल में पहुंचा तो उसको क्या समझ में आया, भाई उसके टीचर का जो है ना लास्ट डे स्कूल के अंदर, ठीक है ना। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे क्या होगा, उसके टीचर ने उसको इन्फॉर्म किया कि नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल। सो ही बिकेम अपसेट when he came to know that कि German language would be taught in the schools, his French language would not be taught। तो यहाँ पर वो अपसेट हो रहे हैं, इमोशनल तो बाद में हम वर्ड यूज करेंगे, अपसेट हो रहे हैं। यहाँ पे हमें ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी लैंग्वेज के लिए लव सामने आ रहा है ना। तो यू कैन से दैट ही बिकेम अपसेट एंड thus we see that somewhere there is love for his language in his mind, right? And his personality changed significantly। कैसे, कि पहले वो केयरलेस है, अपनी लैंग्वेज के रूल्स याद नहीं कर रहा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा एजुकेशन को, बट व्हेन ही केम टू नो दैट कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है स्कूल के अंदर जो है अब लैंग्वेज नहीं उसको पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर उसको एकदम उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर फिर कैसे बताएंगे कि देन ही रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज एंड कल्चर एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज टू प्रिजर्व देम। और उसको ये भी रियलाइज होता है कि हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, सुरक्षित करके रखना है ना। And his emotions during the reciting of the French lesson for the final time showed his love for his native tongue। जब वो यहाँ पे लास्ट में lessons अपने जब recite कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं native tongue जो है उसकी उसके लिए प्यार जो है वो दिखाई दे रहा है, राइट। तो thus we see that French serves as a symbol of the value of preserving one's language। यहाँ पर French क्या है, serves as a symbol of the value of preserving one's language and culture as well as the terrible results of doing so। उसको पता है कि यहाँ पर जो है कि अगर कोई पर्सन जहाँ पे अपनी लैंग्वेज को क्या करेगा, प्रिजर्व करना चाहता है, तो फ्रेंड्स वो वहां पे एक सिंबल की तरह हमारे सामने इस चैप्टर के अंदर आ रहा है। सो दिस इज द चैप्टर। तो इसने कहा is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know what linguistic chauvinism? So first of all, you have to tell the meaning of the linguistic chauvinism। Linguistic chauvinism means aggressive or unreasonable belief that your own language is better than all others। You can write the different language. Means linguistic chauvinism means कि this linguistic chauvinism, especially you will say applied when the imperialism system was there, when a ruler ruled a country ruled on the other countries, then linguistic chauvinism generally was there। and it means कि यहाँ पर आप बताने वाले हैं कि our language is better than the others। means दूसरों की जो language है ना, that is not important, only our language is better than the others। and this shows an excessive or prejudiced support for own language। means अपनी language को आप importance दे रहे हैं। Sometimes pride in one's own language goes too far and the linguistic enthusiasts can be easily identified by their extreme zeal for the preservation and the spread of the language। इसने कहा कि कई बार जो है ना ये हम कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज के ऊपर हमें अपना प्राइड फील होता है, तो कई बार जो है ना ये नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, जब हम उसको क्या
क्या करने की कोशिश करते हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर, तो हमारा जो अपनी लैंग्वेज के लिए एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो डेफिनिटली वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। एंड इन देयर एंथुसियाज्म, लव एंड सपोर्ट फॉर देयर own language, they tend to forget the other languages, and the other languages too have their own merits, long history of art, culture and literature behind them. तो यहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं, उनकी अपनी हिस्ट्री, अपना आर्ट है, अपना कल्चर है। तो समटाइम्स जो लिंग्विस्टिक शेमिनिज्म होता है, तो उसमें ये जो इंपॉर्टेंस होती है ना लोगों की दूसरी लैंग्वेज की, लोग भूल जाते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी एंड विनिंग ओवर द अदर्स एज फ्रेंड्स, having excessive pride in one's own language creates ill will and disintegration। मतलब अगर लिंग्विस्टिक शेविनिज्म होता है ना, तो एक इल विल या डिसइंटीग्रेशन ज्यादा फैलता है। एंड द स्टिफ रेसिस्टेंस टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी, जैसे कि अभी हमारे इंडिया के अंदर हुआ था 1965, यू विल से कि हिंदी को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया था, एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो था ये बताया गया था दैट वुड नॉट बी द दैट वुड नॉट बी यूज्ड एज ऑफिशियल। सो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हिंदी को हमने प्यार दिया, तो स्टिफ रेसिस्टेंस हुआ था टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु। And this is a direct outcome of the fear of being dominated by the Hindi enthusiast. And the result is that One India remains only a slogan at that time. So this is the main, you will say, current example of our own country here. So linguistic chauvinism हमारी नेगेटिव फॉर्म में भी जा सकती है।